हेलो स्टूडेंट्स। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट के पिछले वीडियो में हमने ये जाना था कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट होता क्या है, उसके नेचर के बारे में समझा था और उसको स्कोप के बारे में समझा था। अब आइए इस वीडियो में हम उसके आगे का देखते हैं कि क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है, हम इसको क्यों करते हैं, इसका उद्देश्य करने का क्या है। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। देखिए ये बहुत जाहिर सी बात है, बहुत आसान सी बात है कि अगर आपका एक बिज़नेस है या दुकान है तो आप साल भर में कितने हज़ारों लोगों से पैसे लेंगे और हज़ारों लोगों को पैसे देंगे। किसी भी ह्यूमन बीइंग के लिए यह चीज़ याद रखना कि मैंने कितने लोगों से कितना पैसा लिया और कितने लोगों को कितना पैसा दिया, ये बहुत ही मुश्किल टास्क है। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है कि हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग करें। क्यों? क्योंकि हमारे सारे रिकॉर्ड्स मतलब लेन देन, पैसों के लेन देन को बहुत ही सिस्टमैटिक ढंग से रखता है। तो टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक। दूसरा इसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, टू डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस। आपका जब पूरा साल खत्म हो जाता है, साल छोड़िए एक गिवन टाइम, कुछ लोग क्वार्टरली अपना प्रॉफिट लॉस चेक कर लेते हैं, कुछ लोग एनुअली करते हैं, कुछ लोग मंथली करते हैं। टू द गिवन पीरियड ऑफ टाइम आपने कितना की आय की और कितना पैसा खर्च किया। बिजनेस में टोटल इनकम इज टू टोटल एक्सपेंडिचर का जो डिफरेंस होता है वही प्रॉफिट या लॉस कहलाता है। अगर ये पॉजिटिव में है तो प्रॉफिट, अगर नेगेटिव में है तो लॉस। तो क्या होता है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपको मदद करता है यह चीज़ जानने में। डिटरमाइन का मतलब टू नो, ये चीज़ जानने के लिए कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजिशन। ठीक, टू असर्टेन फाइनेंशियल पोजीशन, यह आपके बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन बताता है। फाइनेंशियल पोजीशन का क्या मतलब है कि आपके बिजनेस में कितना कैपिटल हो चुका है, आपका बिजनेस कितने पैसे कमा चुका है, कितना आपके बिजनेस के ऊपर लोगों का लोन है। इन सारी चीज़ों को पता करने का सबसे आसान तरीका है कि आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग करना शुरू करें। उसी के माध्यम से आपके बैलेंस शीट, आपके स्टेटमेंट्स, आपका जो भी बुक कीपिंग लेजर होगा, उसी से आपको पता चल पाएगा कि आपकी बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और थर्ड पॉइंट है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है, जो भी आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग से इंफॉर्मेशन निकल के आती है, जैसे कि क्या प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ, उसी के बिहाफ पे आप कम्युनिकेट करते हैं उस इंफॉर्मेशन को। उसी के बिहाफ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी बनती है, जो आपका इंफॉर्मेशन निकलती है इसी इंफॉर्मेशन के बिहाफ पे आपकी टैक्स लाइबिलिटी तय होती है, आपके स्टेक होल्डर्स का शेयर तय होता है। इसी के हिसाब से आप अगर किसी को प्रॉफिट शेयर आपने ऑफ़र कर रखा है तो कितने का प्रॉफिट हुआ है और कितना शेयर आपको देना है, ये सब कुछ ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है कि आपको ये इन्फॉर्मेशन दे सके कि आपको इस वर्ष कितने का प्रॉफिट, कितने का लॉस हुआ है, कितने की आपकी टैक्स लायबिलिटी बन रही है, कितना आपको स्टेक होल्डर्स को देना है, कितने आपको अपने पार्टनर्स को देना है, एम्प्लॉयज़ को अगर आपने बोनस प्रॉमिस कर रखा है कि अगर इससे ज़्यादा फ़ायदा होगा तो बोनस, तो कितने का बोनस देना है। ये सारी चीज़ें आपको फाइनेंशियल अकाउंटिंग बताती है। ठीक, आइए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल, फंक्शन मतलब यह फाइनेंशियल अकाउंटिंग कैसे काम करती है, क्या है इसके काम करने का तरीका। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कोई भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है तो उसके काम करने का तरीका क्या है। फर्स्ट है आइडेंटिफाइंग। आइडेंटिफाइंग किस चीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं ट्रांजैक्शन को। ठीक, किसको आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं। मुझे लग रहा है ये पेन बहुत मोटा है, इसको हमें थोड़ा और पतला करना चाहिए। नाउ इट्स गुड। हम लोग किसको आइडेंटिफाई करते हैं, ट्रांजैक्शन को। ट्रांजैक्शन होता है, होने वाला है, जब वो ट्रांजैक्शन कैसा है उसको हम पहले आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक, ये ट्रांजैक्शन हुआ, जैसे ही ये ट्रांजैक्शन हुआ वैसे ही हम क्या करते हैं, आइडेंटिफाई करने के बाद उसको रिकॉर्ड करते हैं। ठीक, जैसा कि मैंने आपको अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कोई भी ट्रांजैक्शन जो हुआ
वो जब तक हो नहीं जाता तब तक हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अकाउंटिंग क्या होती है, इट्स हिस्टोरिक इन नेचर, ये फ्यूचर में होने वाले ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड नहीं कर सकती है, ये सिर्फ पास्ट में हो चुके जो ट्रांजेक्शन ऑलरेडी हो चुका है सिर्फ उसको रिकॉर्ड कर सकता है। ठीक, तो आपने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि ट्रांजेक्शन होने वाला है, जैसे ही ट्रांजेक्शन हो गया उसको आपने रिकॉर्ड कर लिया। कहाँ रिकॉर्ड कर लिया? एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल। ठीक, आप इसको एक बुक में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं जर्नल। ठीक, जर्नल के बाद फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? ट्रांजैक्शन हुआ, आपने उसको रिकॉर्ड किया, रिकॉर्ड करने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है? क्लासिफाइंग। क्लासिफाइंग मतलब उसको अपने क्लास के अनुसार दूसरे बुक्स में लिखना। ठीक, उसको उनके क्लास के अनुसार विभाजित करना। ठीक, आपने उसको वर्गीकृत कर दिया, वर्ग के हिसाब से जिस टाइप का ट्रांजैक्शन था उसमें डाल दिया। देखिए, ट्रांजैक्शन बेसिकली दो टाइप का होता है। एक क्या होता है? एक होता है डेबिट और एक होता है क्रेडिट। ठीक, दो टाइप का ट्रांजैक्शन होता है। पहले क्या होता है? जब पैसा आता है, मान लीजिए ट्रांजैक्शन हुआ, पैसा आया, आपने ऐसे सीधा बस रिकॉर्ड कर लिया उसको, वो डेबिट है या क्रेडिट है ये सब नहीं देखा, बस एक जर्नल में उसको रिकॉर्ड कर लिया। फिर आगे चल के उसको क्लासिफाई किया। उसको क्लासिफाई किस चीज़ में करते हैं? उसको दूसरी सेट ऑफ बुक्स में लिखते हैं, और उस जिस बुक में उसको क्लासिफाई करके लिखा जाता है उस बुक को हम लोग कहते हैं लेजर, LEDGER। ठीक, लेजर। जिस बुक में आप उसको क्लासिफाई करके आगे लिखते हैं उस बुक को कहा जाता है लेजर। ठीक, तो लेजर में उसको क्लासिफाई किया जाता है। अगर वो डेबिट है तो वो डेबिट सेक्शन में चला जाता है, अगर वो क्रेडिट है तो वो क्रेडिट सेक्शन में चला जाता है, अगर वो लोन है तो वो लोन बुक में रिकॉर्ड हो जाता है। इस तरह से डेबिट क्रेडिट करके उसको क्लासिफाई कर लिया जाता है। किसमें? लेजर में। लेजर क्या है? एक बुक है जिसमें वर्गीकृत तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से आपका पूरा ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होता है। ठीक है, अब आइडेंटिफाई हो गया, रिकॉर्ड हो गया, क्लासिफाई हो गया। बुक कीपर का काम यहाँ पे खत्म। ठीक, जो व्यक्ति उसको लिख रहा है उसका काम यहाँ से खत्म। अब यहाँ से काम शुरू होता है किसका? अकाउंटेंट का। COUNTANT, अकाउंटेंट का। यहाँ तक किसका काम था? बुक कीपर का। बुक कीपर कौन है? जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं मुनीम। ठीक, बुक कीपर कौन है? मुनीम, जिसका काम क्या है? जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको आइडेंटिफाई करना, रिकॉर्ड करना और क्लासिफाई करके लेजर में लिख देना। अब यहां से जो काम है ये काम है अकाउंटेंट का। क्या काम है? समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग। ठीक, समराइजिंग, एनालाइजिंग और इंटरप्रेटिंग, ये जो तीनों सेक्शन हैं, ये तीनों सेक्शन एक साथ होते हैं हमेशा। हमेशा ये तीनों चीज़ें एक साथ होती हैं। समराइजिंग मतलब टोटल डेबिट, ठीक, और टोटल क्रेडिट। टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट को रिकॉर्ड किया जाएगा और उसको रिकॉर्ड करने के बाद समराइज किया जाएगा कि टोटल कितना पैसा आया और कितना पैसा गया। इसको क्या किया जाएगा? समराइज किया जाएगा। समराइज मतलब टू गिव अ इंटरिम रिपोर्ट, या किसी चीज़ को खत्मा, जब वो कोई चीज़ खत्म होने लगती है तो हम उसको क्या करते हैं? उसको समराइज करते हैं। ठीक, तो ये आपको क्या देती है? एक समरी देती है टोटल आपकी इनपुट और आउटपुट, मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का। ठीक, इस समरी के हिसाब से, इस समरी के बेस पे, ठीक, आप क्या करते हैं? उस डेटा को, जो भी डेटा निकल के आती है समरी में, उसको आप क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। एनालाइज का क्या मतलब होता है? एनालाइज करना मतलब आप उसको पढ़ते हैं, उससे उसका एक मीनिंगफुल, ये जो समरी और डेटा निकल के आया है उसको जब आप एनालाइज करते हैं तो उससे एक मीनिंगफुल रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे इसको हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक, सब थोड़ा हटा लेते हैं। और फिर हम लोग एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं कि एनालाइज कैसे किया जाता है। ठीक, बहुत सिंपल है। मान लीजिए आप एक दुकानदार हैं, आपने 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा। ठीक, मान लीजिए आपका आम की दुकान है, मैंगो की, तो आपने क्या किया? 1,00,000 रुपए का सामान खरीदा।
फिर आपने ये 1 लाख रुपए का मैंगो 1,50,000 रुपए में बेच दिया, ठीक, सेल कर दिया। मतलब टोटल आपका एक्सपेंस क्या था, 1 लाख, टोटल आपकी इनकम क्या हो गई, 1.5 लाख, ठीक। इसमें क्या हो गया, अब क्या हुआ, ये चीज़ें आपके रिकॉर्ड में ऑलरेडी नोट है, ठीक। फिर आपने इसको समराइज़ किया मतलब आपने इसमें देखा कि 1 लाख रुपए मैंने एक्सपेंड किया था, 1.5 लाख रुपए मैंने कमाया, इसका मतलब है कि मुझे 50,000 रुपए का फ़ायदा हुआ, ठीक। समरी में ये निकल के आ गया कि आपके खाते में 50,000 रुपये आपके अकाउंट में बच गया। पर क्या सच में आपके अकाउंट में 50,000 रुपये बचा? नहीं। ये एनालाइज करके आपको पता चलेगा कि नहीं, सच में मेरे अकाउंट में अभी 50,000 रुपये नहीं बचा है। आपने निकाला कि उसके बाद मैंने जो दुकान ली थी उसका मैंने रेंट पे किया, मान लीजिए आपने 5,000 रुपये रेंट पे कर दिया था। फिर उसके बाद आपने अपने एम्प्लॉय एक रखा था सामान बेचने के लिए, उस एम्प्लॉय को आपने 5,000 रुपये महीने भर की सैलरी दी थी आम बेचने के लिए, तो आपने 10,000 रुपये और उसको खर्च किया था। तो आपका समराइज़ करने से ये तो पता चल गया कि आपके पास 50,000 रुपये बचा था। फिर जब आपने उसको एनालाइज़ किया था तो आपने पता चला कि मेरा रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, एम्प्लॉय, ट्रांसपोर्टेशन मिला के 10,000 रुपये और खर्चा हो गया। तो अब मेरे पास एक्चुअल में कितना पैसा बचा, 40,000 रुपये। समराइज़ के हिसाब से तो आपके पास 50 बचना चाहिए था, बट एनालिसिस के हिसाब से आपको पता चल गया कि आपके पास 50 नहीं सिर्फ 40,000 रुपये बचे। तो क्या डिफरेंस समझ में आ गया समराइज और एनालाइज का? होप करता हूँ कि आ गया होगा, उम्मीद। फिर इसको हमने इंटरप्रेट किया। इसको इंटरप्रेट करना मतलब इसको एक अच्छे ढंग से लिख के दिखाया, उसको इंटरप्रेट किया, उसको समझा और उसको हमने वो लिया कि हाँ 40,000 रुपये बचा और ये हमारा फाइनल इंटरप्रिटेशन है कि 40,000 रुपये हमारे पास बचा, ठीक। इसको हमने इंटरप्रेट किया मतलब लोगों को बताया, खुद समझा, कंपनी में समझा और इसको इंटरप्रेट किया कि हमारे पास 40,000 रुपये बचा, ठीक। अब इस इंटरप्रिटेशन के हिसाब से हम आगे इसको डिसीजन मेकिंग में हेल्प कर सकते हैं कि क्या अगर हम 2 लाख का आम लाएं तो अगर 5,000 रुपये रेंट, अगर हमने 1 लाख के आम को एक एम्प्लॉय ने बेचा है तो हो सकता है 2 लाख के आम के लिए 5,000 रुपये और लगे, एक एम्प्लॉय और लगे, तो जो हमारा यहाँ पे 80,000 रुपये हम कमा रहे हैं, अरे 40,000 कमा रहे हैं, वो 80,000 में बदल सकता है, ठीक। तो इसके बिहाफ पे आपने लोगों को ये बात कम्युनिकेट की, अपने एम्प्लॉयज़ को कम्युनिकेट की, अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट की, अपने रिलेटिव मतलब सबको, जितने भी आपसे एसोसिएटेड, चाहे एक्सटर्नली या इंटरनली आपके बिजनेस से जो भी एसोसिएटेड लोग हैं, उसको आप इस इंटरप्रिटेशन के आधार पर अपनी बात कम्युनिकेट कर सकते हैं कि हमें एक और एम्प्लॉय रखना चाहिए, हमें और लोन लेके 2 लाख का मैंगो या रॉ मटेरियल उठाना चाहिए, हमारे सेम रेंट में काम हो जाएगा या रेंट और बढ़ाना चाहिए अपने प्रॉफिट को देखते हुए। तो ये क्या हुआ, आपने कम्युनिकेट किया। ये पूरा पार्ट जो भी हो रहा है, समराइज, एनालाइज, इंटरप्रेट और कम्युनिकेट, ये किसका काम है? ये अकाउंटेंट का काम है। और आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग और क्लासीफाइंग किसका काम है? ये बुक कीपर का काम है। इन दोनों को जब मिला के काम होता है तो क्या होता है? ये फाइनेंशियल अकाउंटिंग का फंक्शन होता है। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग इस तरह से काम करती है। उम्मीद करता हूँ आपको फंक्शन समझ में आ चुका होगा। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग। बुक कीपिंग क्या होती है और अकाउंटिंग क्या होती है और इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है, आइए देखते हैं। बुक कीपिंग क्या है और अकाउंटिंग क्या है? जैसे मैंने आपको बताया था कि जो बुक कीपर होता है, बुक क्या मतलब है? जो लेजर और जनरल होती है, ठीक। जो बुक कीपर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है उसमें सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने का, और जो अकाउंटेंट होता है वो क्या करता है? उस ट्रांजैक्शंस के बिहाफ पर चीज़ों को एनालाइज करता है, समराइज करता है, इंटरप्रेट करता है और कम्युनिकेट करता है, जैसा कि अभी हमने पहले देखा था। तो आइए देखते हैं कि दोनों के बीच में डिफरेंस क्या होता है, ठीक। बुक कीपिंग क्या है? ये एक आर्ट है अपने सारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने की और अपनी अकाउंट बुक को मेंटेन करने की, ठीक। जैसा मैंने बताया था, जो भी ट्रांजैक्शन होगा उसको बुक कीपर आइडेंटिफाई करेगा, रिकॉर्ड करेगा और मेंटेन करता जाएगा, ठीक। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग उसी बुक कीपिंग के आधार पर एनालाइज करता है, इंटरप्रेट करता है
और डेटा प्रोवाइड करता है ताकि मैनेजमेंट और अच्छे डिसीजंस ले सके। ठीक है। दूसरा क्या है, ये क्या होता है, ये प्राइमरी स्टेज होता है। प्राइमरी स्टेज मतलब ये पहला स्टेप होता है, पैसा आया तुरंत रिकॉर्ड हो गया, तो क्या हो गया, सबसे पहला स्टेप है बुक कीपिंग। और ये क्या है, ये सेकेंडरी स्टेज है। सेकेंडरी स्टेज का क्या मतलब होता है, ये एक सेकेंड स्टेप है। जब ये हो जाएगा, जब बुक कीपिंग हो जाएगी, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाएगा, और इसी के आधार पर फिर आप अकाउंटिंग करके एनालाइज कर सकते हैं। ये आप पहले बिना चीज़ों को रिकॉर्ड किए आप एनालाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक। थर्ड क्या है, बुक कीपिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि ये प्रॉपर सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम करता है। इसका उद्देश्य क्या है बुक कीपिंग का, कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसके रिकॉर्ड को प्रॉपरली मेंटेन किया जा सके। और अकाउंटिंग का उद्देश्य क्या है कि जो आपका डेटा निकल के आ रहा है, जो आपका टोटल बुक कीपिंग से डेटा निकल के आ रहा है, उसको एनालाइज करे, इंटरप्रेट करे और उसका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाले कि इसका मतलब क्या है। जो डेटा है, टोटल डेटा को एनालाइज करे, इंटरप्रेट करे, और फिर एंड में प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एम्प्लॉय बढ़ाने चाहिए नहीं बढ़ाने चाहिए, प्रोडक्शन में क्या चेंजेस लाने चाहिए, उसका एक मीनिंगफुल कंक्लूजन या मीनिंगफुल रिजल्ट निकाले। नेक्स्ट, ये क्या है, ये बहुत एक क्लर्किकल और रूटीन जॉब होता है बुक कीपिंग। ठीक, क्लर्किकल और रूटीन मतलब दिन भर बैठ के उस पर लिखते रहना पड़ता है, रेपिटेटिव इसमें काम चलता है। ये बहुत ही क्लर्किकल और रूटीन वर्क होता है। दूसरी तरफ जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग होती है, वो क्या होता है, एनालिटिकल और इंटरप्रिटेशनल होती है। इसमें बहुत थोड़ा दिमाग लगाने की ज़रूरत पड़ती है, चीज़ों को, डेटा को पढ़ के उसका एक मतलब निकालना पड़ता है, उसको एनालाइज करना पड़ता है और एग्जीक्यूट करना पड़ता है। ठीक, ये क्या है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जो बुक कीपर होते हैं, बुक कीपर की एक बहुत छोटी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बुक जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको सही रिकॉर्ड करना। बस बुक कीपर की इतनी सी जिम्मेदारी है कि जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उस ट्रांजैक्शन को सही रिकॉर्ड करना। अगर डेबिट है तो डेबिट में रिकॉर्ड करना, क्रेडिट है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड करना, लोन है तो लोन में रिकॉर्ड करना। ठीक, ये क्या है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है बुक कीपर की। और अकाउंटेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अकाउंटेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी बुक से आपको वैल्यूज या डेटा निकल के आ रहा है उसको एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। किसको इंटरप्रेट करना, बुक कीपर के काम को। जो भी डेटा बुक कीपर दे रहा है उस डेटा को एनालाइज करना और इंटरप्रेट करना। ठीक, अब दूसरी चीज समझो, बुक कीपिंग क्या है कि ये एक बहुत ही क्लर्किकल और रूटीन जॉब है। इसमें कुछ नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको रिकॉर्ड करना है। तो इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं चाहिए, आपको सिर्फ नंबर्स की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए कि कैसे लिखना है, क्या करना है, कैसे रिकॉर्ड करते हैं। तो इसके लिए कोई आपको डेप्थ नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड अकाउंटेंट को एक बहुत ही एक्सपर्ट नॉलेज की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि टैक्स कैसे फाइल होगा, टैक्स कैसे बनेगा, क्या पॉलिसीज़ हैं टैक्सेशन की, किस तरह से टैक्स का वो किया जाता है। इस तरह से अकाउंटेंसी के बहुत सारे नियम कानून होते हैं, उसकी नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक, लास्ट पॉइंट है कि बुक कीपिंग क्या है, इसको कोई जूनियर स्टाफ भी कर सकता है। इसके लिए कोई, क्योंकि डेप्थ ऑफ नॉलेज चाहिए नहीं, कोई जूनियर स्टाफ भी इस काम को कर सकता है। ऑन द अदर हैंड अकाउंटेंट होने के लिए एक एक्सपर्ट सीनियर स्टाफ ही चाहिए। ठीक, कोई, क्योंकि इसमें अकाउंटेंसी की अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए, तो आपको क्या चाहिए, एक एक्सपर्ट सीनियर स्टाफ होना चाहिए अकाउंटेंट के लिए। यहाँ तक क्लियर है बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस। आइए अब नेक्स्ट चलते हैं। एडवांटेजेस क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के, आखिर हम इतनी दिन से पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग, क्यों करें अकाउंटिंग करने का फ़ायदा क्या है। अभी तक हम लोग जितना भी पढ़े हैं, नेचर पढ़े, स्कोप पढ़े हो, बुक कीपिंग पढ़े हो, हमें फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा है। ठीक, तो आइए फिर से इसको देखते हैं। पहली चीज़, ये मैनेजमेंट को हेल्प करता है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि मान लीजिए आपकी एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, आप पंखा बेचते हैं, कूलर बेचते हैं, हीटर बेचते हैं, तो अगर आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग हो रखी है तो आपको एग्जैक्ट पता चल जाता है कि किस मंथ में आपके फ़ैन की सेल होती है, किस मंथ में आपके हीटर की सेल होती है। ठीक, और अगर होती भी है तो कितनी होती है। ठीक, दूसरी चीज़, इट्स अ सब्सटीट्यूट टू मेमोरी। सब्सटीट्यूट टू मेमोरी क्या मतलब है, जैसा मैंने बताया कि एक इंसान के लिए इतना सब कुछ याद रखना कि कब उसने कितने का ट्रांजैक्शन किया, कितने का लोन दिया, कितने को उधारी दे रखी है, ये सब याद रखना बहुत ही मुश्किल है।
तो इसलिए क्या है, ये मेमोरी का एक सब्स्टिट्यूट बन सकता है और आप सब कुछ बुक में रिकॉर्ड रहेगा तो आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, ये कंपैरेटिव स्टडी करने के काम आता है। कंपैरेटिव स्टडी मतलब तुलनात्मक अध्ययन करने के काम आता है। तुलनात्मक अध्ययन मतलब कि पिछले साल, अगर सिंपल यही वाला एग्जांपल ले लें, फैन और हीटर वाला, अगर पिछले साल आपने 100 फैन बेचा था, इस साल तो उम्मीद है कि इस साल आपका लगभग 100 फैन फिर से बिक जाएगा। ठीक, या आप ऐसे दो चीज़ों के बीच में तुलना कर सकते हैं कि आप जब एक एम्प्लॉय काम कर रहा था आपके यहाँ तो वो 1000 रुपये का आम प्रतिदिन बेच देता था, अब 2 एम्प्लॉय काम कर रहे हैं फिर भी 1000 रुपये का आम प्रतिदिन बेच रहा है। इसका मतलब क्या है कि 2 एम्प्लॉय करने का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। एक एम्प्लॉय था तब भी 1000 रुपये का आम बिक रहा था, 2 एम्प्लॉय हैं तब भी 1000 रुपये का आम बिक रहा है, तो दूसरे एम्प्लॉय के आने से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ें आपको कैसे पता चल सकती हैं? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से, कंपैरेटिव स्टडी करके। थर्ड है सेटलमेंट ऑफ टैक्सेशन लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या चीज़ है? मतलब लाइबिलिटी का मतलब होता है कि आपके ऊपर बोझ, आपकी देनदारी, वो आपकी लाइबिलिटी होगी। ठीक, आपके ऊपर कितने की देनदारी है। टैक्सेशन लाइबिलिटी मतलब आपको कितने का टैक्स देना है। ठीक, तो ये क्या करता है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपका पूरा हिसाब किताब है, लेखा जोखा है, तो आपको कितने का टैक्स पे करना है, आपके ऊपर कितने की टैक्स की देनदारी बन रही है, ये आप बहुत आराम से पता कर सकते हैं। ये सारे आपके एडवांटेजेस हैं। एविडेंस इन कोर्ट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आपके ऊपर किसी को पैसे देने हैं या किसी से पैसे लेने हैं और आप अपनी फाइनेंशियल अकाउंटिंग करते हैं तो आप इसको एज अ एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत कर सकते हैं कि मैंने इतने का सामान बेचा है, मुझे इतने का प्रॉफिट हुआ है, उसके बिहाफ पे मेरे इतने टैक्सेशन में बने और इतना ही पैसा मेरे पास है। तो इसका मतलब है कि मुझे इनको पैसे नहीं देने हैं या इन्होंने अभी तक मुझे पैसे नहीं दिए हैं, अदरवाइज वो मेरे अकाउंट में होता। नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑफ बिजनेस। बहुत आसान सी बात है कि मान लीजिए आपकी एक दुकान है जिसमें आप समोसा बेचते हैं। ठीक, जिसमें आप समोसा बेचते हैं। ठीक, आपने यह दुकान 10 साल तक चलाई है। अब आपको यहाँ से ट्रांसफ़र हो गया या कहीं और जाना है और अब आप चाहते हैं कि मैं इस दुकान को बेच दूँ, अब मैं इस दुकान को और नहीं चलाना चाहता हूँ। तो आप क्या करेंगे? आप कैसे बेचेंगे? उस दुकान की कीमत आप कैसे लगाएंगे? आप अपना फाइनेंशियल अकाउंट दिखाएंगे कि देखो मैं एक दिन में मान लो 5000 रुपये का समोसा बेचता हूँ, जिसमें मेरी लागत उसको टोटल समोसे को बनाने में 1000 रुपये की आती है। 1000 रुपये मैं अपने एम्प्लॉयज़ को देता हूँ, 1000 रुपये दुकान का खर्च देता हूँ, टोटल 3000 रुपये मैं खर्च करता हूँ और 5000 रुपये मतलब 2000 रुपये मैं प्रतिदिन इस समोसे की दुकान से कमाता हूँ और इस हिसाब से मैं 60,000 रुपये पर मंथ कमाता हूँ। ठीक, 60,000 पर मंथ कमाता हूँ। इस हिसाब से 7.2 लाख पर ईयर मैं इस समोसे की दुकान से कमा लेता हूँ। इस हिसाब से मैं अगर अपनी दुकान बेचना चाहता हूँ तो मुझे इतने इतने पैसे चाहिए कि मैं तुमको समोसे की दुकान ही नहीं, उसके साथ पूरा बिजनेस भी बेच रहा हूँ। तो उस बिजनेस का एक एस्टिमेशन लगाएंगे, तभी तो आप उसका एक रेट तय कर सकेंगे ना कि मुझे कितने में बेचना है। तो वो क्या कैसे कर सकते हैं? इसमें फाइनेंशियल अकाउंटिंग आपकी मदद करना है। ठीक, और लास्ट एडवांटेज क्या है? असिस्टेंस टू अ इंसॉल्वेंट पर्सन। इंसॉल्वेंट पर्सन क्या होता है? दिवालिया व्यक्ति, वह व्यक्ति जो दिवालिया हो चुका है, उसके लिए क्या करता है? ये एक असिस्टेंस मतलब उनकी मदद करता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसने गवर्नमेंट से या बैंक से लोन ले रखा है पर बिजनेस में लॉस हो जाने की वजह से अब वह लोन चुकाने के योग्य नहीं बचा है, तो क्या करता है? वो अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर देता है और बैंक से कह देता है कि मेरे पास आपको चुकाने के लिए पैसा नहीं है। पर बैंक उसकी बात पे विश्वास कैसे कर ले? हो सकता है उसने कमा के कहीं और खर्च कर दिया हो। तो उसके लिए आपकी फाइनेंशियल अकाउंटिंग काम आती है। आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में अपना पूरा अकाउंट्स दिखाते हैं, अपना लेजर दिखाते हैं, अपना टैक्सेशन दिखाते हैं और उस हिसाब से बैंक पता करती है कि हाँ सही बात है, इस कारण से इनके बिजनेस में नुकसान हो गया जिसकी वजह से ये लोन नहीं चुका पाएंगे और ये एक इंसॉल्वेंट पर्सन हो चुके हैं। ठीक, ये सारे एडवांटेजेस हैं
आपके फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। जब से हम लोग पढ़ रहे हैं तब से हम लोग सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे 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 की बात कर रहे हैं। कोई भी चीज़ हो उसके अगर फ़ायदे हैं तो कुछ ना कुछ नुकसान ज़रूर होगा, थोड़े बहुत ही होंगे, कम ही होगा, पर होगा ज़रूर। तो आइए देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। इतनी देर से हम फ़ायदे और फ़ायदे की बात कर रहे हैं, आखिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का? नॉन मॉनेटरी आइटम्स आर ओवरलुक्ड। नॉन मॉनेटरी का क्या मतलब है? मैंने कल बताया था मॉनेटरी शब्द का मतलब, आप लोग सोचिए, मॉनेटरी शब्द का मतलब मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था। मॉनेटरी का मतलब है एनीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू मनी, MONEY, ठीक। जब पैसे से संबंधित कोई भी चीज़ होती है तो उसको हम लोग कहते हैं मॉनेटरी। नॉन मॉनेटरी का मतलब है वह चीज़ जो पैसे से संबंधित ना हो, ठीक। मॉनेटरी का उल्टा नॉन मॉनेटरी, वो चीज़ जो कि पैसे से संबंधित ना हो, वो चीज़ आप अपने फाइनेंशियल अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हैं। जैसे एहसान, दोस्ती, प्यार, ये सब चीज़ क्या है? अगर आपने सपोज़ आपका कोई भाई है, आपका 2 दिन का काम था, उसने ऐसे ही फ्री में कर दिया कि अरे यार कोई बात नहीं मैं कर दूंगा। उसके पीछे अगर आप किसी को हायर करके काम कराते तो हो सकता है वो 10,000 रुपये लेता, पर आपके भाई ने, आपके दोस्त ने, आपके परिचित ने उस काम को ऐसे ही मुफ्त में कर दिया कि अरे ठीक है आप दोस्त हो। वो क्या है? उसमें पैसा तो इन्वॉल्व नहीं है, वो क्या हो गया? वो एक नॉन मॉनेटरी एलिमेंट हो गया, पर वो अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, ठीक है। जिस भी चीज़ की वैल्यू नहीं लग सकती उस चीज़ को आप अपने अकाउंट में मेंटेन नहीं कर सकते। दूसरी चीज़ ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट हमेशा जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं, मान लीजिए कि आपने सपोज़ एक अपने ऑफिस के लिए एक AC खरीदा, ठीक। उस AC का कॉस्ट है 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ का आपने एक AC खरीदा अपने ऑफिस के लिए, ठीक। अब आप जब अपना फाइनेंशियल अकाउंट बनाएंगे, जब आप अपना लेजर बनाएंगे, तो आप वहाँ पे AC लिखेंगे और AC के आगे लिख देंगे 30,000 रुपये, ठीक। हो सकता है आप पहले पेट्रोल लगा के अपनी कार से या बाइक से AC लेने गए हो, जिसमें आपने 500 रुपये का पेट्रोल लगाया हो जाने आने में, फिर उसके बाद आप उसको टेम्पो पे लाद के लेके आए हों, उसमें भी 500 रुपये लग गया, ठीक। तो ये क्या हो गया? आपका 1,000 रुपये और लग गया AC के पीछे। आप और भी चीज़ें, कुछ आपने दीवार तोड़ी, तोड़वाई, ये वो ऐसे वैसे, आपका AC के पीछे खर्च बढ़ता जा रहा है, पर AC का कॉस्ट आपके लेजर में क्या लिखा हुआ है? 30,000 रुपीज़। क्यों? क्योंकि AC की ओरिजिनल कॉस्ट तो 30,000 रुपीज़ थी। तो इससे भी एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि कभी कभी रॉ मटेरियल सस्ता होता है और उसका ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि वो लेजर में नहीं लिखा होता है, उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस लेजर में नहीं लिखे होते हैं, इसकी वजह से एस्टिमेशन करने में प्रॉब्लम हो सकती है और आगे चल के हो सकता है वही नुकसान का कारण बने, ठीक। पॉसिबिलिटी ऑफ मैनिपुलेशन, ये भी सही बात है। मान लीजिए जैसे मैंने बताया कि आप हैं, आपका एक फ्रेंड है, आपने अपने फ्रेंड से कहा कि एक काम करो यार, मुझे ज़रा सा 2 लाख रुपए दे दो, मैं बिज़नेस करूँगा और 2 लाख रुपए उसके बाद मैं तुमको लौटा दूँगा। मतलब मैं तुम्हें 2 लाख रुपए तो नहीं लौटा पाऊँगा, पर हर साल अपनी कमाई का 10% हिस्सा मैं तुमको दिया करूँगा। आप मान गए। अब उसने क्या किया? वो थोड़ा सा चालाक निकला, दोस्ती के नाम पे कलंक निकला। उसने क्या किया? हमेशा ऐसे अपने अकाउंट्स को मैनिपुलेट कर दिया, मतलब अदला बदली कर दी, उसमें थोड़ा धोखेबाजी कर दी और हमेशा ऐसा दिखाया कि मान लीजिए बाद में उसको हर साल 50,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, जिसका 10% मतलब 5,000 रुपये आपको मिलना चाहिए था, तो उसने ऐसा दिखा दिया कि मुझे 20,000 का ही फ़ायदा हुआ और आपको सिर्फ 2,000 रुपये मिल रहा है। तो ये क्या है? एक पॉसिबिलिटी है कि मैनिपुलेट किया जा सकता है। फिर और क्या है? बेस्ड ऑन एस्टिमेट्स होता है। कई सारी एंट्रीज ऐसी होती है जो कि सिर्फ एस्टिमेशन पे बेस्ड होती है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट निकालना थोड़ा मुश्किल होता है और जिसकी वजह से कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। लास्ट, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी। रूल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या होता है? जब भी कोई अकाउंटेंट अकाउंट बनाता है तो कुछ रूल्स फॉलो करता है। रूल्स फॉलो करता है इन द सेंस कि अगर आपका जब भी एसेट मतलब आपके जो भी कैपिटल है, जो भी आपकी कमाई है, वो चाहे चल संपत्ति हो या अचल संपत्ति हो, जो भी आपकी संपत्ति है, उसके ऊपर थोड़ा सा क्या होगा?
कुछ डिप्रिसिएशन रहेगा। डिप्रिसिएशन मतलब हर चीज़ का दाम घटेगा, ठीक, हर चीज़ का दाम, एक कुछ एप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं, कुछ डिप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं। तो अगर एप्रिशिएटिंग एसेट मतलब जिस चीज़ों का दाम बढ़ता है और डिप्रिशिएटिंग एसेट मतलब जिन चीज़ों का दाम घटता है, ठीक। तो अगर एप्रिसिएशन या डिप्रिसिएशन जो भी हो रहा है वो कितना दाम बढ़ रहा है और कितना दाम घट रहा है, ये बढ़ना और घटना जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो कुछ सेट ऑफ रूल्स से वो करते हैं, कंडक्ट करते हैं, उसको सेट ऑफ रूल्स के से निकालते हैं कि इतने परसेंट घटेगा, इतने परसेंट बढ़ेगा। तो वो क्या करते हैं, जब दाम बढ़ने की बारी आती है तो दूसरा सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल करते हैं और एप्रिसिएशन के लिए और डेप्रिसिएशन के लिए दूसरा सेट ऑफ रूल्स इस्तेमाल करते हैं। इससे क्या होता है, आपके संपत्ति की एक्चुअल वैल्यू अलग अलग व्यक्ति के हिसाब से, अलग अलग रूल्स के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। जो ये एक थोड़ा सा ड्रॉबैक है कि जब आप अगर कुछ खरीदने जा रहे हो और अगर उनके अकाउंटेंट ने अलग रूल लगा के डेप्रिसिएशन निकाल के आपको दिखा दिया तो आप कभी एक उसका एक्चुअल कॉस्ट पता नहीं कर पाते, ठीक। तो इसी के साथ हमने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ख़त्म कर लिए। आज हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव समझा, फंक्शन समझा, बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच का डिफरेंस समझा, बुक कीपर और अकाउंटेंट के बीच का डिफरेंस समझा और अब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ा। तो मुझे लगता है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आगे अब हम बाकी नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। इसी तरह हमारे अगले लेक्चर से जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक नहीं किया है तो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो किसी भी चीज़ से, किसी भी सब्जेक्ट से, तो आप नीचे कमेंट में लिखिए, मैं इसको क्लियर मतलब सारे कमेंट्स का रिप्लाई करने का ट्राई करूँगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।